और बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो देखो, हम कंप्लीट रिवीजन से पहले भी इस रिवीजन में हम क्या क्या देखने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं ज़रा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, रिवीजन, अगर मैं किसी चैप्टर के रिवीजन से मेरा मतलब ये है कि कुछ टीचर्स या मैक्सिमम टीचर्स कहें कि इसको दो तरीके से देखते हैं। आजकल जो ट्रेंड है उसमें कुछ लोग इसे टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं, और सेकंड चीज़ इसे क्वेश्चन या कहें कि टॉपिक के अकॉर्डिंग देखा जाता है। देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दो फैक्टर्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मतलब अभी क्या है, आज की डेट में ट्रेंड क्या है कि अगर आपको कोई कंप्लीट रिवीजन की बात कर रहा है किसी टॉपिक के, तो सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले तो कोई टीचर ये कह सकता है आपको, या अधिकतर लोग जो बोलते हैं कि भाई मैं इस टॉपिक को 30 मिनट में कंप्लीट रिवीजन करा दूँगा, राइट। या एक कोई कह रहा है भाई मैं इसको 15 मिनट में। तो ना, ये एक तरीके का ट्रैप है, आप ही कह सकते हो। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30 मिनट में रिवीजन नहीं हो सकता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो टॉपिक कितना बड़ा है, वो चैप्टर कितना बड़ा है, ठीक, या फिर उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस कवर किए गए हैं उस 30 मिनट में, राइट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये जो टाइम है एक तरीके का ट्रैप, उससे बच्चों को एक बार बचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि कुछ टीचर्स जो होते हैं वो क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन से लेट से टॉपिक। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि एक चैप्टर में 40 क्वेश्चंस हैं, राइट, तो वो टीचर ने लगा पड़ा है और एक तरफ से क्वेश्चंस कराने में, यार उसको ना रिवीजन थोड़ी ना बोल रहे हो आप, वो तो एक तरीके से आप कंप्लीट पूरी तरीके से बुक को रिवाइज कर रहे हो। रिवीजन का मतलब यह है कि आप जो भी आपके पास टॉपिक अवेलेबल हैं उसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट्स को रिवाइज करें, ठीक। अगर आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो देखो, इन दोनों चीज़ों को अगर मैं अपनी तरीके से समराइज़ करूं तो मैं किस तरीके से आप लोगों को रिवीजन कराने वाला हूं, मैं वो चीज़ बता रहा हूं कि अगर मेरे पास एक चैप्टर में कोई 40 क्वेश्चंस हैं तो मैं देखता हूं लगभग 10 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। पहली चीज़, जो सारी चीज़ें कवर करते हैं, सारे टॉपिक्स, यानी कि कोई टॉपिक ना छूटे, ऑल टॉपिक्स को कवर करते हैं, ठीक। और अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन, तो मैं वो उस तरीके का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जो मैक्सिमम डाटा कवर करे या इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर करे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक। इस चीज़ को मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको बताता हूँ। लेट्स से कि आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आया है और वो आपकी एक्सरसाइज में भी है। इसको बस ज़रा समझना है बच्चे को, वो आपके एक्सरसाइज में अवेलेबल है वो क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में अवेलेबल है। तो आप ये चीज़ नोट करना, अगर आप देखोगे मैक्सिमम टाइम या कहीं 90% से भी ज़्यादा टाइम्स ये होगा कि बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा वो एग्जाम्पल्स में से आया हुआ होगा, वो एक्सरसाइज में से नहीं देगा। सेम ही क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज में भी है, बट डाटा बदल के तो होगा ऑब्वियसली, एग्जाम्पल में डाटा अलग होगा और क्वेश्चन में अलग होगा। तो अधिकतर चांसेस होते हैं कि एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन दे। तो वो एक्चुअली एग्जाम्पल्स में से क्यों दे रहा है क्वेश्चन, वो इसमें से बुक में से क्यों नहीं दे रहा है, मतलब एक्सरसाइज में से? उसकी वजह ये है कि जो एग्जाम्पल है वो, अगर उसी टॉपिक पर बुक के अंदर 3 क्वेश्चन हैं तो वो अकेला एग्जाम्पल उन तीनों क्वेश्चंस को कवर किए हुए होगा। आप ये बात समझ रहे हो? तो अगर एक एज ए टीचर मैं आपको मतलब ये चीज़ बता सकता हूँ कि वो जो 40 में से वो 10 क्वेश्चन जो छांटने हैं रिवीजन के लिए, वो एक टीचर का काम होता है, ठीक। और मैं आपको श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। और दूसरी ये है प्राइमरी फैक्टर, ये फर्स्ट नंबर का फैक्टर है। सेकंड फैक्टर आता है टाइम। देखो, अगर क्वेश्चन चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है तो आपका टाइम मैक्सिमम 1 आवर बोल सकते हो एक रिवीजन, इस ज़्यादा रिवीजन में टाइम नहीं लगता है। और मिनिमम आप कह सकते हो 30 to 40 मिनट्स। अब 30 से 40 मिनट्स में आप किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। अगर ज़्यादा लंबा चैप्टर है तो 1 आवर। तो आप ये मान के चलो कि अगर 40 मिनट से कम अगर कोई टाइम ले रहा है, 15 मिनट, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स बोल रहा है, तो एक तरीके से वो आपको एक तरीके का ट्रैप है, वो कोई रिवीजन वगैरह नहीं है, ठीक। तो एक राइट वे में, अगर लेट से मैं एक बहुत छोटा सा इसको इस तरीके से समराइज़ करूँ, भाई अगर मान लो आपको एग्ज़ाम से जस्ट पहले एक दिन का टाइम है, तो आपको 1.5 ही डे मानोगे क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम दे के आएगा बच्चा। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो एग्ज़ाम वाले दिन 10 आवर या 12 आवर की स्टडी करता है और उस जिस दिन एग्ज़ाम दे के आया उस दिन 3 से 4 घंटे की, तो टोटल 16 आवर्स का उसके पास टाइम होता है। भाई 1 घंटा वो मान सकता है कि 1 से 2 घंटा वो फॉर्मूला रिवाइज़ करेगा,
और जो 14 to 15 आवर्स का टाइम रह गया उसमें उसको कंप्लीट रिवीजन करना, और 14 तो चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर का 1 घंटे का रिवीजन तो और वो बाय हैंड करेगा, जाहिर सी बात है, वो लिख के को भी देखना है उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो डाटा उस बच्चे को हमेशा, कोई भी स्टूडेंट है मेरे हिसाब से, उसको वो डाटा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने पास रखने चाहिए जो उसको एंड टाइम पर रिवाइज करना। तो मेरा जो प्राइमरी फोकस वो ये है कि आपको हर एक चैप्टर में से मैं वो क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आप अगर बोर्ड के टाइम पे या अपने एग्ज़ाम के टाइम पे करके जाएंगे बहुत इजी होगा आपको, और आपका सारा चीज़ें कवर हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब अपना शुरू करते हैं रिवीजन जी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला टॉपिक अपना प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे करें। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। जो नंबर हमें दे रखा है इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो ये तो थोड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है कि अगर मुझे 156 के फैक्टर करने हैं तो पहले मैं उसको, जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास, लेट्स से 2, 3, 5, 7, तो इस टाइप के नंबर से डिवाइड करके देखता हूँ। तो पहले मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 7 जा 14, 1 रह जाएगा, 16 हो गया, 2 8 से 16, राइट। फिर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूँगा, 2 3 जा 6, 1 रह गया, 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो 13 13 से ही जाएगा। इसका मतलब है 156 के जो मेरे पास फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, जो भी नंबर से ना प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक, 3 इंटू 13, राइट। अब देखो वैसा आंसर आपका यहाँ भी आ गया, ठीक है, लेकिन इसको ना हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। अगर कोई नंबर एक्सपोनेंट की फॉर्म में, मतलब अगर कोई नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो आप उसे पावर के रूप में लिख देंगे। जैसे 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 2 हो गया। अगर यहाँ पे 2 3 टाइम्स आता तो 2 की पावर 3 लिख देते हैं, ठीक, इंटू 3 इंटू 13, राइट, दैट्स योर आंसर। अब इसी का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 3825। तो 3825 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, राइट, 3 2 जा 6, 2 रह जाएगा, 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 रह गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15, ठीक। अगेन ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा कि 3 4 जा 14, 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, 1 रह गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15, ठीक। अब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा तो 5 8 जा 40, 2 रह गया, 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड होगा 17 टाइम्स, और 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही जाएगा, राइट। तो जो 3825 के मेरे पास फैक्टर आए हैं वो आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, राइट, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो देखो 3 2 टाइम्स आया तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, 5 2 टाइम्स आया तो 5 की पावर 2 लिख देंगे, 17 सिंगल नंबर है तो 17 ऐसे रहने देंगे, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स जो आपको 2 नंबर दे रखे हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, राइट। तो देखो जो मेरे पास 2 नंबर हैं पहले तो हम उन्हें प्राइम फैक्टर करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहला काम है उनके प्राइम फैक्टर्स करना। तो पहला नंबर है 510, अगर मुझे इसके प्राइम फैक्टर करने हैं तो पहला मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 2 जा 4, 1 रह गया, 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10। देखो अब इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 8 जा 24, 1 रह गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर 5 से इसको डिवाइड कर लो, 17 टाइम्स जाएगा, और 17 से 1 टाइम, राइट। तो इसका मतलब है कि 510 जो मेरे पास नंबर था उसके फैक्टर्स आए हैं मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। देखो नेक्स्ट नंबर होगा अपने पास 92। तो 92 के फैक्टर कर लेते हैं भाई, 2 से जाएगा 46 टाइम, 46 2 से जाता है 23 टाइम्स, और 23 एक प्राइम नंबर है जो कि 23 से 1 टाइम जाएगा। इसका मतलब है कि 92 के जो मेरे पास फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। आप इसको, क्योंकि 2 मल्टीपल टाइम्स आया तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 23, ठीक। अब देखते हैं हमारा जो पहली चीज़ उसने बोला है वो है एचसीएफ निकालना। देखो एचसीएफ क्या होता है कि जो भी नंबर मेरे पास है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन प्राइम फैक्टर। तो देखो पहला प्राइम फैक्टर है 2, और यहाँ पे भी 2 है तो 2 कॉमन है, दोनों में आ रहा है भाई, इस नंबर में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 2 को ले लेंगे,
राइट। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर है 3, लेकिन वो 3 यहाँ पे नहीं है तो 3 नहीं लिया जाएगा। अब देखो 5 यहाँ पे है लेकिन दूसरी जगह नहीं है, 17 है लेकिन दूसरे नंबर में नहीं है, 23 इधर है लेकिन 23 इधर नहीं है। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आएगा? सिर्फ 2। और एचसीएफ होता है मेरा कॉमन नंबर और उसकी मिनिमम पावर। देखो प्राइम फैक्टर्स के कॉमन फैक्टर और उनकी मिनिमम पावर। तो देखो 2 है यहाँ पर और यहाँ पर है 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। जहाँ पे कोई पावर नहीं होती वहाँ पे 1 होती है। तो मुझे कम से कम लेनी है, यानी कि मुझे 2 की पावर 1 रखनी है। तो एचसीएफ आ गया आपका 2, राइट। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है आपका कि कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं छूटना चाहिए और कोई रिपीट भी नहीं होना चाहिए। मतलब देखो मेरे पास पहला प्राइम फैक्टर है 2, नेक्स्ट है 3, उससे नेक्स्ट है 5, उससे नेक्स्ट है 17, और देखो 2 मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, एंड नेक्स्ट है 23। ठीक। तो अब इसमें एक चीज़ और मुझे देखने की है, वो ये कि जो इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर, जैसे कि 2 यहाँ पर है, इसकी पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो मुझे एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, एचसीएफ में मिनिमम और एलसीएम में ग्रेटेस्ट, यानी कि 2 की पावर 2। ठीक। तो 2 की पावर 2 आएगा 4। ठीक। और इसके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 जा 15 और 17 की अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 17 × 51, 5, 17 × 34, 5, 39, राइट। आप चाहो तो इस नंबर को और आगे प्रोडक्ट करेंगे इसकी। देखो 15 और 4 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि नंबर में 0 बन जाएगा। 15 4 से 60, 0 आ गया। 0 का फ़ायदा क्या रहता है कि आप सिर्फ अब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चल जाएगा, आखिर में 0 लगाना रहेगा। देखो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 रह गया, 6 3 जा 18 और 5 23, और ये 0 ऐसे कैसे ही आ गया। आसान हो गया 0 से कैलकुलेशन। दैट्स योर एलसीएम। ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया था। ठीक। अब देखें इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखो इसको, जो अब पहला क्वेश्चन था इसके अंदर 2 नंबर हमें दे रखे थे सिर्फ। ठीक। और ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर हमें दे रखे हैं 3 नंबर, यानी कि क्या 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सेम ही तरीका है एलसीएम एचसीएफ निकालने का। पहले इनके फैक्टर्स करेंगे। देखो अगर मैं 8 के फैक्टर करता हूँ तो 2 से जाएगा 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 2 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 2 से 1 टाइम। 8 के फैक्टर्स आए हैं मेरे पास 2 × 2 × 2। आप इसे और बेहतर लिखना चाहें तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 9। 9 के फैक्टर होंगे 3 से 3 टाइम्स और 3 3 से 1 टाइम। तो 9 के फैक्टर आए हैं मेरे पास 3 × 3। इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 3 2 की पावर 2, राइट। 3 2 टाइम्स आ रहा है। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 25। 25 के फैक्टर करते हैं 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, राइट। तो 25 के जो मेरे पास फैक्टर आए हैं वो आए हैं 5 × 5, और इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 5 टू की पावर 2। देखो सबसे पहली चीज़ है एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है प्राइम फैक्टर्स के बीच में से कॉमन फैक्टर और उसकी मिनिमम पावर। तो देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर है 2, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5, यानी कि तीनों फैक्टर्स में से कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है, और जहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है वहाँ पे आता है 1, यानी कि एचसीएफ हो गया इसका 1। और ये क्यों आया, कैसे आया, इसे देखते हैं। देखो 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के बाद में 1 भी तो इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब 1 तो हर एक नंबर का एक फैक्टर होता ही है। सिमिलरली 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के बाद में 1 भी तो एक फैक्टर है, यहाँ पे भी 1 होगा। और 5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के बाद में 1 एक फैक्टर है। भाई 1 हम लिखते नहीं हैं क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई सेम ही नंबर बना रहेगा, लेकिन अगर 1 इसका एक फैक्टर है और वहाँ से कुछ भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली 1 तो आएगा ही। ठीक। तो इसका एचसीएफ हो गया 1, राइट। और अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम आपका होता है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें लिख लीजिए, उनकी ग्रेटेस्ट पावर 2 है पहला, दूसरा फैक्टर है 3 और तीसरा फैक्टर 5, और इनकी मैक्सिमम पावर तो 2 की पावर है यहाँ पर 3 की पावर है 2 और 5 की पावर है 2। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 का मतलब है 9 और 5 की पावर 2 का मतलब है 25। ठीक। 25 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा, और उसके 9 से मल्टीप्लाई तो 1800। दैट्स योर एलसीएम, दैट्स योर आंसर। ठीक।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर के लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एचसीएफ दे रखा है, वो भी 2 नंबर का, जो 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर है। इन 2 नंबर का एचसीएफ है 9। ठीक, इस लाइन का यानी कि ये जो इसने एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका मतलब है कि 306 और 657 ये जो 2 नंबर हैं इनका एचसीएफ 9 है, राइट। और वो कह रहा है कि इन्हीं 2 नंबरों का 306 और 657 इनका एलसीएम फाइंड आउट करो। ठीक, तो इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, लेट्स से 2 नंबर है मेरे पास ए इंटू बी, राइट, वो होती है आपकी एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक भाई, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको लर्न करना। और इस चैप्टर का एकमात्र फॉर्मूला है ये। वो क्या कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ए इंटू बी इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर। मतलब 2 नंबर की मल्टीप्लाई उन 2 नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देखो 2 नंबर कौन कौन से हैं जो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ की ब्रैकेट में दे रखे हैं। पहला नंबर है 306 और दूसरा नंबर है 657। ठीक, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो इक्वल टू एलसीएम, तो आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है तो आप एलसीएम लिख देंगे, इनटू एचसीएफ कितना दे रखा है 9। भाई इन 2 नंबर्स का एचसीएफ तो 9 दे रखा है। अब एलसीएम निकालना है तो 9 इसकी प्रोडक्ट में है तो इधर पहुँचेगा डिवाइड में। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में पहुँचता है, राइट, इक्वल के। तो 306 इंटू 657 और 9 में मल्टीप्लाई में है तो इधर पहुँचेगा डिवाइड में, इक्वल टू एलसीएम, राइट। देखो 9 से मैं इसको काटता हूँ, 9 3 × 27, 3 रहेगा 36, 9 4 × 36। ठीक, तो नंबर आया मेरे पास एलसीएम इक्वल टू 34 इंटू 657। ठीक, 657 और 34 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखो नंबर क्या आएगा मेरे पास। 4 7 28, 2 रह गया, 4 5 20, 2 22, 2 रह गया, 4 6 24 और 2 26। फिर 3 से कर लेंगे, 3 से 21, 1 2 रह गया, 3 5 15, 2 17, 1 3 6 18 और 1 19, यानी कि 8 3 3 2 एंड 2, राइट। तो जो नंबर इन दोनों की मल्टीप्लाई मेरे पास आया है एलसीएम, वो आया है 2 2 3 3 8, राइट। दैट्स योर आंसर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक, देखो क्वेश्चन को अगर मैं बहुत सिंपल से वर्ड्स में समझूं, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास 6 की पावर n कोई नंबर है जहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होने वाली काउंटिंग, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो वो कह रहा है कि अगर n की वैल्यू आप कोई नेचुरल नंबर रखते हैं तो क्या कभी ऐसा होगा कि 6 जो है n डिजिट पे 0 बनाएगा, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 बनाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि हम हर बार n की वैल्यू रख के देखते रहें। भाई 6 की पावर n की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, और फिर कभी फाइंड आउट करके बताएं कि कहीं 0 बनना है कि नहीं बनना है। जैसे कि 6 की पावर 1 होगा तो 6, अब n की जगह 2 रखेंगे तो 6 की पावर 2, 6 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब 36। सिमिलरली 6 की पावर 3, तो इसका मतलब है 6 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब 216। तो एक तो तरीका यह है कि आप एंडलेसली n का नंबर रखते चले जाएं वैल्यू, और देखें कि कभी यूनिट प्लेस पे लास्ट वाली डिजिट पे 0 बनना है कि नहीं बनना है। ये इस क्वेश्चन को करने का स्मार्ट तरीका नहीं है। इसे देखने का तरीका एक और भी है, वो क्या, चलो मैं आपसे मैं बोलता हूँ कि कोई एक नंबर है, लेट्स से 16, क्या इस नंबर की यूनिट प्लेस पे या कहें n डिजिट जो है वो 0 है, तो आप कहोगे नहीं वो तो 6 है, राइट। लेकिन अगर मैं इसके अंदर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मेरे पास रिजल्ट आया वो आएगा 160। अब मैं आपसे पूछूं क्या इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है n डिजिट में, तो आप कहोगे हाँ है। यानी कि इससे मुझे एक बात पता चली कि किसी नंबर में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसके एंड प्लेस पे 0 बन जाता है, राइट। तो अब मैं अगर 10 के फैक्टर्स देखता हूँ तो वो होते हैं 2 × 5। तो मैं इस चीज़ को दूसरे वर्ड्स में ये कह सकता हूँ कि अगर किसी नंबर में 2 और 5 दो फैक्टर हैं
तो उसकी यूनिट प्लेस पे ये n डिजिट में 0 आएगा। भाई 2 और 5 मिलकर के 10 बनाएंगे और 10 0 रहेगा आखिर में, यही तो मतलब है। ठीक, तो इससे मैं एक बात समझा कि अगर किसी नंबर में 2 और 5 दो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो नंबर यूनिट प्लेस पे 0 बनाएगा, एन प्लेस पे 0 बनाएगा, राइट। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 की पावर n, क्या ये कभी यूनिट प्लेस पे या एन डिजिट पे 0 बनाएगा? तो आप सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। 6 के फैक्टर आते हैं 2 × 3। अब इसके अंदर मुझे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं 2 और 5, क्योंकि अगर 2 और 5 दोनों फैक्टर्स हैं तब मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर n डिजिट पे 0 बनाएगा। तो आप देखो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब है 0 नहीं बनाएगा n डिजिट पे। बहुत सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, पहले उसके फैक्टर करो और देखो कि उसके अंदर 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों आ रहे हैं तो n प्लेस पे 0 बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। ठीक, बस अब इस चीज़ को लिख देते हैं। द नंबर 6 की पावर n does not have 5 या प्राइम फैक्टर 5 to 5, ठीक, hence it cannot end with the digit 0। भाई यही तो मतलब है। भाई इसके अंदर इसके प्राइम फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर 5 नहीं आ रहा है, ठीक, तो इसका मतलब इसके एन डिजिट पे 0 भी नहीं बनेगा। बस सिंपल सा आंसर है, राइट। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई, एक नंबर दे रखा है हमें 7 × 11 × 13 + 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे कंपोजिट नंबर समझना होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, मोर देन 2 फैक्टर्स। बहुत सिंपल से वर्ड्स में, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, मोर देन 2 फैक्टर। भाई अगर किसी के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो हम कहेंगे वो कंपोजिट नंबर है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको सोल्व करके एक कंप्लीट नंबर बना लूँ, फिर उसके फैक्टर कर लूँ और देखूँ कि 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक थोड़ा सा स्मार्ट वे भी हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, वो क्या है वो देखते हैं। देखो 7 × 11 × 13 + 13 यही नंबर तो है। तो आप देखोगे कि इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, और दोनों टर्मों में से 13 कॉमन आ रहा है। यार एक फैक्टर तो मेरे पास ऑलरेडी मिल गया, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है करने की इस क्वेश्चन को अब ज़्यादा। तो आप देखोगे 13 को आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 7, यहाँ पे बचेगा 11, यहाँ पे बचेगा 1 और 13 यहाँ पे बचेगा 1। देखो अगर किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि यहाँ पे 1 क्यों बचा है, तो अगर मैं किसी नंबर में से कोई सा नंबर कॉमन लेता हूँ तो वो वहाँ पे, कॉमन का मतलब है डिवाइड करना। आप इसे समझिए कि भाई मैं एक जगह कह रहा हूँ कि एक जगह 5 है और एक जगह 10 है, दैट्स से ये 2 नंबर है, और मैं कहूँ आप इसमें से कुछ कॉमन लो, तो आप कहोगे सर 5 कॉमन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2। अभी कैसे पता चला होगा कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2? तो आपने 5 को 5 से डिवाइड किया होगा और 10 को भी 5 से डिवाइड किया होगा, तभी तो आ रहा है। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो इसका मतलब ये 13 को आपने 13 से डिवाइड किया होगा तब यहाँ पे 1 बचा होगा, और इस 13 को भी 13 से डिवाइड किया होगा तब 1 बचा होगा, राइट। तो ये 1 आया डिवाइड करके। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो 17 × 11 होता 77 + 1, और 77 + 1 मतलब 78, राइट। अब देखो आप 78 के फैक्टर्स कर सकते हैं क्योंकि 13 तो प्राइम फैक्टर है, ठीक। तो 78 के फैक्टर कर सकते हैं। 78 के फैक्टर आएंगे मेरे पास, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ इसे 39 टाइम्स आएगा, 39 3 से 13 टाइम्स, और 13 13 से 1 टाइम। इसका मतलब इसके जो मेरे पास फैक्टर आए हैं वो 13, और 78 के फैक्टर आए हैं 2 × 3 × 13, राइट। तो देखो इसके कितने फैक्टर हैं, आप कहोगे कि मोर देन 2। भाई 13 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और 1 भी किसी का एक फैक्टर होता ही है ऑब्वियसली, ठीक। तो इसका मतलब इसके तो ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो बस यही लिखना है, इसको लिख देते हैं आखिर में, द नंबर। यही तो मुझे एक्सप्लेन करना था, राइट, कि ये कंपोजिट है कि नहीं है। द नंबर 7 × 11 × 13 + 13 हैज़
मोर देन 2 फैक्टर्स, भाई ये तो दिख रहा है क्लियर, मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट। अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो हम कह सकते हैं हैंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, राइट, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। और यही हमें दिखाना था, एक्सप्लेन करना था, ठीक। तो बस सिंपल 6 कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, राइट, कुछ इस तरीके से रहा होगा। वो कह रहा है सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, यानी कि सोनिया को जो है 18 मिनट्स लगते हैं एक राउंड कवर करने के लिए। वो कह रहा है उसके बाद में कि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि को वही चीज़ कवर करने के लिए 12 मिनट लगते हैं रवि को, ठीक। अब उसके बाद में वो कहता है कि अगर वो दोनों स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम में करते हैं और एक ही डायरेक्शन में करते हैं, यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक ही डायरेक्शन और एक ही टाइम पे, तो वो कह रहा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिल जाएंगे, ठीक। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में कोई चीज़ रिपीट कर रही है, ठीक, तो मिनिमम टाइम जो वो लेते हैं उसी पॉइंट पे वापस आने के लिए वो होता है उनका एलसीएम। सिंपल से शब्द वो है टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया कितना है, वो है 18 मिनट, राइट। और रवि ने कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन बाय रवि कितना टाइम है 12 मिनट, ठीक। इसका मतलब है कि वो दोनों वापस उसी पॉइंट पर आने में जो मिनिमम टाइम लेंगे वो उन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा। तो देखते हैं एलसीएम क्या होगा इन दोनों नंबर्स का, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। देखो सबसे पहले हमें 12 और 18 के फैक्टर्स करने होंगे, 12 से के फैक्टर होंगे 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। तो देखो 12 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली अब आप 18 के फैक्टर कर लीजिए जो कि ईजी हैं, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। देखो 18 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए 2 की पावर 2 इंटू 3, और यहाँ पर 3 2 टाइम्स आया है तो 3 की पावर 2, राइट। अब देखते हैं इनका एलसीएम। भाई एलसीएम मैंने बताया था कि कोई भी नंबर ना छूटे, कोई भी फैक्टर 2 इंटू 3, और कोई दोबारा भी नहीं लिखना है, रिपीट भी नहीं करना है, 2 इंटू 3 वापस से लिखना नहीं है। और अब उनकी मैक्सिमम पावर देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो मुझे 2 की पावर 2 लेनी है, ठीक। अब देखो 3 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ की 1 है तो मुझे 3 की पावर 2 लेनी है, ठीक। तो मेरे पास नंबर आए 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 और 4 की मल्टीप्लाई आएगी 36, ठीक। और 36 मिनट के बाद ये दोनों सेम उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और ये जो टाइम है ये भी मिनट में ही आएगा क्योंकि जो स्टार्टिंग की यूनिट है वो मिनट है, तो ये भी यूनिट आपकी मिनट में रहेगा, ठीक। दैट्स योर आंसर। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस चैप्टर के हिसाब लिहाज से आई थिंक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इस पूरे चैप्टर में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है इस क्वेश्चन के आने की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट रूट 2 इज़ रेशनल, ठीक। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बेसिक सी बात आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या कि ये क्वेश्चन सिर्फ रूट 2 के लिए ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर, लेट से रूट 3, रूट 5, रूट 7, कोई भी प्राइम नंबर आप रखेंगे तब भी उस क्वेश्चन के लिए भी यही सॉल्यूशन होगा जो ये है। बस अंतर इतना होगा कि रूट 2 की जगह वो नंबर आ जाएगा, सिर्फ इतनी सा अंतर होगा, ठीक। तो अगर आपसे रूट 3 का सॉल्यूशन कहे तब भी यही रहेगा, रूट 5 का, 7 का, सबका सॉल्यूशन सेम ही रहना है, ठीक। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मेरे इसमें क्वेश्चन में बोला है कि रूट 2 को ही रेशनल प्रूफ करना है, तो ये क्वेश्चन हम एक तरीके से कॉन्ट्रेरी मान के चलेंगे कि हम रूट 2 को थोड़ी देर के लिए रेशनल मान लेंगे और फिर जो हमने कंडीशन मानी है उसको गलत प्रूफ कर देंगे। देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। लेट अस एज्यूम रूट 2 इज रेशनल, और रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि उसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या कहीं रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो हम लिख सकते हैं रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू,
देखो यहाँ पे इसकी एक कंडीशन ये होती है कि क्यू आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। भाई ये तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, एक तरीके से आप कह सकते हैं इंटीजर्स। ठीक, यानी कि जो भी मैंने रेशनल नंबर एज्यूम किया है √2, इसको आप पी अपॉन क्यू मान लेंगे, जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और पी और क्यू इंटीजर्स। एक कंडीशन और है, वो क्या कि पी और क्यू आपके कोप्राइम्स हैं। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वेयर पी कोमा क्यू आर कोप्राइम्स। देखो कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच में से कोई भी कॉमन फैक्टर ना आ रहा हो। ठीक, या बिल्कुल स्ट्रेट वर्ड्स में इसे मैं समझूं तो कोई नंबर जो ऐसे दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर जिन्हें कोई नंबर डिवाइड ना कर सके, कोई कॉमन नंबर। ठीक, अगर मैं कोई ऐसे दो नंबर ले लेता हूँ जिन्हें कोई भी कॉमन नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक, तो आप उन्हें कोप्राइम बोलोगे। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ यही प्रूफ करना है कि पी और क्यू को एक कॉमन नंबर ऐसा है जो डिवाइड कर पा रहा है, जो पी को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक, अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि एक ऐसा कॉमन नंबर है जो पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि मेरी कंडीशन, जो मेरा अजम्पशन है, वो गलत प्रूफ हो जाएगा। राइट, तो देखो अब मैंने जो यहाँ पे √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू मान रखा है। तो देखो इसमें नेक्स्ट करना क्या है कि क्यू को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका √2, क्यू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, इंटू पी। भाई क्यू डिवाइड में है तो इधर पहुँचेगा मल्टीप्लाई में। ठीक, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो √2 क्यू का स्क्वायर मैं अलग करूँगा और पी का स्क्वायर अलग करूँगा। ठीक, इनका स्क्वायर आता है √2 का स्क्वायर 2 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर। राइट, अब 2 को पी की स्क्वायर के अपन में ले जाइए। भाई एक सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे किया है कि जो भी नंबर मुझे दे रखा था क्यू की क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर किया और उसके बाद में 2 को जो है पी के स्क्वायर में ले गए। देखो अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। राइट, तो मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। भाई अगर दो, यानी कि 2 जो है आपका वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम होती है आपके पास। ठीक, अब मैं इस कंडीशन को कैसे लिख सकता हूँ? मैं इस कंडीशन को लिख सकता हूँ p इक्वल टू 2m। ये क्या मतलब है इसका? देखो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई अगर मैं कहूँ लेट से मुझे 2 से 10 को डिवाइड करना है तो आप कहोगे 5 टाइम्स चला जाएगा। और अगर मैं इस कंडीशन को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? आप कहोगे कि 10 को एक जगह लिखिए, बाकी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके एक तरफ। ऐसे ही तो होता है, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करी होगी तभी तो 10 आएगा। ठीक, सेम ही कंडीशन मैं इसके अंदर लेता हूँ। वो कह रहा है 2 से मुझे p को डिवाइड करना है, क्योंकि 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है। राइट, अब p कोई नंबर होगा, लेकिन p यहाँ पर कोई क्लियर नंबर तो है नहीं मेरे पास, तो मैं लेट से कह देता हूँ कि p2 जो है m टाइम्स p को डिवाइड कर पा रहा है। अगर मैं इस कंडीशन को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? जो बीच वाला नंबर है वो एक तरफ इक्वल टू 2 और 5 की मल्टीप्लाई करके, 2 और m की मल्टीप्लाई करके एक जगह, तो p इक्वल टू 2m, और यही तो मैंने लिखा है। राइट, जहाँ पे m है एक इंटीजर। देखो अगर अब यहाँ से मुझे क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इस वाले को इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से p की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर मैं p की वैल्यू पुट करता हूँ तो इक्वेशन नंबर 1 है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, और p की वैल्यू कितनी है 2m, इसका स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 2, और 2 से 4 कटता है 2 टाइम्स, यानी कि क्यू स्क्वायर रह गया आपका 2m स्क्वायर। फिर वही कि आप 2 को इधर इस साइड ले आइए
तो इसे लिख देंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। और सेम ही कंडीशन है जो ये थी, यहाँ से हम यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो थ्योरम से मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, राइट। अगर देखो अब मैं दो कंडीशंस पे फोकस करता हूँ अपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में, एक तो ये P इज़ डिविजिबल बाय 2 और एक Q इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक। यानी कि 2 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया था तो मैंने कहा था कि P और Q कोप्राइम्स नंबर है, मतलब कोई भी कॉमन नंबर इन्हें डिवाइड नहीं कर रहा है। और अब मैं अपनी ही बात का कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा हूँ कि 2 एक ऐसा नंबर है जो P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब P और Q कोप्राइम नंबर नहीं है। P and Q are not कोप्राइम, ठीक। अगर ये कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब हमारी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक। क्लियरली आवर assumption इज इनकरेक्ट। भाई अगर हमारी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है तो इसका मतलब है कि हमारा assumption इनकरेक्ट है। भाई हमने जो बाद में कंक्लूजन निकाला वो निकाला है कि ये कोप्राइम नहीं है, और स्टार्टिंग में हम लेकर चले थे कि P और Q कोप्राइम है। इसका मतलब हमारा assumption गलत है, ठीक। यानी कि दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, मतलब हमारा assumption गलत है। और हमारा assumption क्या था कि √2 एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि सही चीज़ क्या होनी चाहिए कि √2, हैंस √2 इज इरेशनल, ठीक। दैट्स इट, दिस इज योर प्रूफ, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी वही कॉन्ट्रेरी बेस्ड ही है कि आपको 6 + √2 को पहले रेशनल मानना होगा। तो लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। देखो अगर ये रेशनल है 6 + √2, इसका मतलब है हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे कि Q 0 नहीं है और P और Q इंटीजर्स हैं, राइट। ये दोनों इंटीजर्स हैं। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है कि अंडर रूट के अंदर जो इरेशनल नंबर है उसे इक्वल के एक तरफ रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ें इक्वल की दूसरी तरफ। तो यानी कि अंडर रूट 2 इधर रहने दीजिए P अपॉन Q, और 6 इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ पहुँचेगा माइनस में, ठीक। इतना करने के बाद ना यानी कि अंडर रूट के अंदर जो रेशनल नंबर है उसे एक साइड, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ। आपको सिर्फ राइट हैंड साइड फोकस करना है। राइट हैंड साइड कैसा नंबर है, रेशनल या इरेशनल, ये देखना है। देखो P अपॉन Q कैसा नंबर है, रेशनल, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। -6 कैसा है, रेशनल, क्योंकि इसके अपन में 1 तो लिख ही सकते हैं, तो रेशनल हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और रेशनल में से अगर रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो जो कंप्लीट रिजल्ट आता है वो भी आपका रेशनल ही आता है। यानी कि P अपॉन Q -6 जो है ये रेशनल है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन Q -6 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो रेशनल के सामने वाला नंबर भी रेशनल ही होना चाहिए, राइट। मीन्स √2 इज √2 इज रेशनल। भाई रेशनल के सामने वाला नंबर भी रेशनल ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। अब ये बात तो हम जानते हैं, ये तो फैक्ट है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। भाई ये बात तो फैक्ट है कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। वी नो दैट √2 इज इरेशनल। भाई अब इस चीज़ को ऐसे देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो √2 एक रेशनल नंबर है और हमारे अकॉर्डिंग √2 जो है इरेशनल नंबर है। यानी कि दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है, और दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्शन जो आया है वो किस वजह से आया है, हमारे गलत अजम्पशन के कारण। यानी कि हमने जो है अजम्पशन इनकरेक्ट माना है, ठीक। 10 आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट।
अगर हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है तो सही करेक्शन क्या है, वो ये है कि 6 + √2 इरेशनल नंबर है। भाई हमारा अजम्पशन तो यही था कि 6 + √2 इरेशनल नंबर है, मतलब ये अगर गलत है तो सही क्या होना चाहिए, हैंस 6 + √2 इज इरेशनल, दैट्स योर आंसर। यही तो प्रूफ करना था। ठीक, अब इस क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, इसकी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो सकता है। बस आपको क्वेश्चन पहचानना है कि किस क्वेश्चन का सेम ही सॉल्यूशन रहेगा। देखो, अगर कोई एक इरेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ रहा है तो आप सेम ही सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल सेम। कैसे समझ लेते हैं भाई, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 6 + √2। 6 एक रेशनल नंबर है, √2 एक रेशनल नंबर है, प्लस में आ रहा है रेशनल नंबर के साथ में। अगर मान लो यहीं पे ऐसा हो जाता 3 - 2 √5, एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के साथ में माइनस में आ रहा था, है ना, एक रेशनल नंबर के साथ में एक इरेशनल नंबर माइनस में आ रहा था, तब भी हम सेम ही तरीके से करते। ठीक, और अगर मान लो ये डिवाइड में जाता लेट से 1/√2, तो आप कहते कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, रेशनल के डिवाइड में इरेशनल आ रहा है, तब भी यही सॉल्यूशन रहेगा, सेम ही तरीका ना, क्वेश्चन वो बदल जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन की वैल्यू बदल जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, अब अगर मान लो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ मैं कहूँ कि आपसे 3√5, देखो ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब तब भी यही सॉल्यूशन रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन का हर एक सॉल्यूशन सेम ही रहेगा। ठीक, ये चीज़ आपको पहचाननी है। फिलहाल रिवीजन में इतना ही। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।